नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। एनसीईआरटी के विभाजन मॉड्यूल पर सियासी उबाल आ गया है। 14 अगस्त 2021 को मोदी सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया था और 14 अगस्त 2025 को एनसीईआरटी ने एक मॉड्यूल जारी किया है जिसमें जिन्ना, कांग्रेस और माउंट बेटन को देश के बंटवारे का जिम्मेदार बताया गया है। सिर्फ इतना नहीं, मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के भाषण का भी वो हिस्सा शामिल है जिसमें वो कहते हैं अब हमें देश का बंटवारा स्वीकार करना होगा, नहीं तो और ज्यादा अराजकता का सामना करना हो सकता है। अब एनसीईआरटी के इस नए मॉड्यूल को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी बीजेपी और सरकार पर हमलावर हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, जुड़ेंगे तमाम मेहमान, उनसे भी सवाल जवाब होगा। फिलहाल एक रिपोर्ट सबसे पहले। लगा दीजिए इस किताब को। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। इतिहास का ह नहीं, ये नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। विभाजन विभीषिका जो है वो देश को बताने की जरूरत है, आज के जनरेशन को बताने की जरूरत है। इसलिए बहुत अच्छा किया एनसीईआरटी ने इसमें इसको डाला है और कांग्रेस जिम्मेदार रहेगी क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व था। पढ़ाई है ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कम्युनिस्ट सत्याग्रह में भी पढ़ाई है ना, क्यों नहीं पढ़ाते आप? 2004 में जब सरकार बदली तो उसने उसी महीने पुरानी किताबें ला करके हर सीबीएसई स्कूल में भेजने का निर्णय लिया और एक साल के अंदर पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया, किताबें दोबारा बदल दी। अब कांग्रेस को नहीं, गांधी को गुनहगार मान रहे, समझ गए? ये लोग हैं, कहते हैं ना फलाने के हाथ में नारियल। इतिहास इस तरह के टेम्परिंग से नहीं बदलेगा। क्या वाकई इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, या फिर सच्चाई वही है जो एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाए जाने की तैयारी है, या फिर वो सच्चाई है जो बीजेपी कहती है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। जितेंद्र वर्मा हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, संजीव सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे, राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सौरभ मालवीय संघ विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर राय इतिहासकार मौजूद हैं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता एआईएमआईएम के भी मौजूद हैं हमारे साथ। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं इतिहासकार से लेना चाहता हूं, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर राय, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइएगा कि जो इतिहास में घटना घटी, विभाजन हुआ, और जो 3 वजह बताई जा रही है मुख्य तौर पर, पहला जिन्ना, दूसरा माउंट बेटन जिसने स्वीकार्यता दी कि हां 2 देश बना लीजिए, और तीसरी जिस पर बहस सबसे ज्यादा है कांग्रेस या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या लगता है? मेरे विचार से विभाजन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं, जिन्होंने अपने जो 2 राष्ट्र के सिद्धांत है उनके आधार पर जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान का बनना आवश्यक है और हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो भारत विभाजन का आधार जिन्ना का ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत ही है। जहां तक रही बात जवाहरलाल नेहरू की और माउंट बेटन की, तो नेहरू और माउंट बेटन ने इसको स्वीकार किया, इस विभाजन को स्वीकार किया। यही उनकी एक बड़ी गलती कही जा सकती है। हालांकि विभाजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना ही है।
ठीक है, लेकिन कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसमें किसी दल की जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। अगर हम जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण को देखें तो उनका यह मानना था कि विभाजन तो एक त्रासदी है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए एक समझौता है, ये एक आवश्यक समझौता है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक आदर्शवादी और एक शांतिवादी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनका ये मानना था कि आगे चल के हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाएं। ये उनका एक केवल आदर्शवादी था, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। और जिन्ना तो बिल्कुल अड़ गए थे कि नहीं साहब, हम तो पाकिस्तान का विभाजन करवा के रहेंगे, हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। जो जिन्ना की मुख्य थ्योरी थी दो राष्ट्र का सिद्धांत, उसमें उन्होंने जब यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं, उन्होंने मुसलमानों को एक यूनिट के रूप में माना, जबकि वास्तविकता ये थी कि मुसलमान आज भी अनेक यूनिट में बटे हुए हैं। और उनमें भी विभाजन है। और इसीलिए आज जो जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का बंटवारा करवाया, वो पाकिस्तान एक संप्रभु पाकिस्तान कभी नहीं बन पाया। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। राजेश चौधरी साहब, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ऐसी किताबों को आग लगा दीजिए, और ये किताबें जो हैं आप इतिहास को टेम्पर कर रही हैं, यानी कि इतिहास के साथ छेड़खानी कर रही हैं, इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। देखिए, जब दो राष्ट्र का सिद्धांत जिन्ना ने रखा तो कांग्रेस ने उसका तुरंत समर्थन किया। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। इसका सबसे बड़ा पाप जिन्ना के अलावा किसी दूसरे ने किया है तो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने ही किया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, अकेले जिन्ना के कहने से नहीं हो जाता। केवल जिन्ना हल्ला मचाते रहते और देश का बंटवारा हो जाता इस्लाम के नाम पर। और थ्योरी क्या थी? इस्लाम। हिंदू और मुसलमान साथ रह नहीं सकते इस थ्योरी पर, हमें तो अलग देश चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोगों की सत्ता लोलुपता भी हुई थी, दोनों राज करना चाहते थे। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया, भारत माता के दो टुकड़े कर दिए, दोनों भुजाएं काट दी, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद भी ये समस्या यहाँ खड़ी हुई है। आप देखिए किस तरह से देश की जनता के साथ तथाकथित जो उस समय पे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के बंटवारे को स्वीकृत किया, कैसे धोखा किया है। जब आप इसका बंटवारा कर रहे थे तो एकदम करते ना साफ साफ, मुसलमानों के लिए दिया था तो दे दिया। अब आज वो समस्या दोबारा से खड़ी हुई है, देश में चारों तरफ अराजकता क्यों पैदा होती है, देश की सीमाएं आज क्यों खतरे में हो जाती है। वही पाकिस्तान सबसे बड़ा नासूर हमारे लिए बना हुआ है। तो ये कहना कि नेहरू जी बड़े इनोसेंट थे, नेहरू जी का कोई मतलब नहीं था, ये सरासर गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिसने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया वो इसका दोषी है। ठीक है संजीव सिंह साहब, दरअसल इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने और नेहरू जी ने स्वीकारा, इसलिए अलग पाकिस्तान बना, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। आखिर ये स्वीकार अब कांग्रेस करती है, कर पाएगी, या फिर इस किताब में चूंकि बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि हां, बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस थी और पहले प्रधानमंत्री थे। आपको आवाज मिल रही है संजीव जी? चले लगता है कि संजीव जी तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही। जितेंद्र वर्मा साहब, आखिर इस किताब में बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को? जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट कीजिए जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले मैं लौटता हूं आपके पास, आपसे बातचीत आगे हम करेंगे। सौरभ मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, आखिर बच्चों को 3 वजह जो बताई जा रही है, आखिर इन वजहों से पता था पहले से कि विवाद होगा, जानबूझ करके इस विषय के इस मॉड्यूल को शामिल किया गया क्या, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया में
उसके गौरवशाली इतिहास को पढ़ाना और बताना युवा पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित होते हैं तो वह देश कभी लूला लंगड़ा लड़खड़ाता नहीं है। इसलिए विकसित भारत और नेतृत्व करने वाला भारत और वह भारत जो दुनिया का नेतृत्व किया है आज फिर से खड़ा हो रहा है। उस भारत को अपने गौरवशाली इतिहास को कहां बता रहे हैं? हम तो उस दंश को बता रहे हैं, उस जख्म को बता खरीद रहे हैं। नहीं बिल्कुल ना। गौरवशाली इतिहास को जानने का अधिकार है भारत की युवा पीढ़ियों को, और उस इतिहास को जानने का अधिकार है कि उस गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली भारत के उस विचार को किन लोगों ने षड्यंत्रों के तहत और अपने तुच्छ स्वार्थों में भारत का बंटवारा कर दिया। उसके लिए गुनाहगार कौन है और उस गुनाहगार का चित्र सामने आना चाहिए। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति में कांग्रेस नीति शिक्षा नहीं हो, भारत नीति की शिक्षा होनी चाहिए, भारत बोध होना चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ कंट्री होनी चाहिए। हमें सौरभ जी अंतर सिर्फ इतना है कि आप कांग्रेस नीति शिक्षा नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नीति शिक्षा नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल समझ आइए, एनसीईआरटी जो है वह स्वतंत्र इकाई है जो शिक्षा पर कार्य करती है और स्वतंत्र रूप से वह लेखन पठन पाठन एक समिति करती है। समितियों के द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज तय करता है कि क्या पढ़ाना है, क्या करना है, तो उसके लिए विद्वत मंडल तय करता है और उसका और वो पाठ्य सामग्री जाती है। बाल मनोविज्ञान से लेकर तमाम चीजों को उसमें ध्यान रखा जाता है, उनकी आईक्यू ध्यान रखा जाता है और उनको देश, समाज, प्रकृति, पर्यावरण इत्यादि बताने का प्रयास, वो स्वतंत्र इकाई अपना कार्य कर रही है। इसलिए हमें भारत कैसा हो, हमें भारत में कैसी शिक्षा पद्धति हो और हमें भारत में बालकों की शिक्षा के निर्माण में लौट रहा हूं। संजीव जी, स्वतंत्र इकाई एनसीईआरटी है, वो पढ़ाना चाहती है कि भाई विभाजन की वजहें क्या हैं, तो फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि इतिहास को इतिहास के रूप में देखना चाहिए, न कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति किसी वर्ग विशेष को साफ करके, क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। रही बात इस बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो असली खलनायक थे क्या उनको भूलना है? मुझे लगता है कि 1936 में जब हिंदू महासभा की बैठक हुई तो उस समय तो बंटवारे की बात नहीं थी। जब दामोदर सावरकर इस बात को अहमदाबाद में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो डिफरेंट आइडेंटिटीज है, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद जिन्ना का ब्लैक डे आता है, ये तो पटना मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस के द्वारा तय की गई और ये मिलकर के सरकारें भी चलाते थे बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ फ्रंट में। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने इसका सूत्रपात नहीं किया? और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी है 26 जुलाई 1942 की, जो बंगाल के गवर्नर उस समय के, सुन लीजिए, कैसग्रेव को लिखा था, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए, बल्कि ये जो कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन छिड़ा गया है इसको कुचल देना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? बंगाल के बंटवारे की बात जब कर रहे थे तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस उसका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो विभाजन की पटकथा लिखी उसके लिए आरएसएस, हिंदू कांग्रेस ने यही गलत इतिहास को इनके दिमाग में भरा है और उस इतिहास को बाहर लाया जा रहा है। कांग्रेस के कुकृत्यों ने 1991 से लेकर 1996 तक सड़े इतिहास को ये पढ़ने वाले कांग्रेस नीति सरकार कांग्रेस की केवल और केवल चमचई और परिवारवाद की आरती को पढ़ते हैं। इसलिए नहीं, इस सड़े हुए दिमाग को अब हटाने की जरूरत है और वो हट रहा है। इस सड़े हुए परिवारवाद से बाहर लाने की जरूरत है, वो हो रहा है और वो हट रहा है। सिर्फ सड़े हुए दिमाग के इतिहास को मत जानिए, देश की जनता को अधिकार है, देश की युवा पीढ़ी को अधिकार है भारत को जानना, भारतीयता को जानना, देश को जानना, राष्ट्र को जानना। परिवारवाद यहां नहीं चलेगा और खड़ाऊ और कुर्सी की पूजा करने से बाहर निकलिए, इतिहास को जानिए। ये अभी जो लगातार आप पीछे बातें बताए हैं वह आपकी मानसिकता बताती है गुलामी की। आप परिवार के भी गुलाम थे, देश में भी गुलाम थे। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए।
आप बाहर निकलिए। नहीं, वही बता रहा हूं, इन सभी प्रकार की गुलामी मानसिकता से बाहर निकलिए। और अब एनसीईआरटी द्वारा ये तय हो रहा है कि भारत का इतिहास क्या है, भारत की सच्चाई क्या है, भारत बोध क्या है, और कांग्रेस के पाप क्या है। अरे आप पाप से क्यों डर रहे हो? आपके पूर्वजों ने गलती की, आप कांग्रेस के आपके पूर्वजों ने गलती की, उसको स्वीकार करो, मानो कि हाँ गलती हुई है, हमारे पूर्वजों ने गलती किया है। उनको सत्ता में पंडित नेहरू को रहने की जल्दीबाजी थी, इसलिए उन्होंने इस तरह का खेल खेला। सत्य बाहर आ रहा है, सच बाहर आएगा, लेकिन देश को गिरवी रख के सच नहीं आएगा। कांग्रेस नीति इतिहास भारत को नहीं पढ़ना है। भारत की युवा पीढ़ी भारत ठीक है मालवीय जी और संजीव जी, संजीव जी, आपने कहा कि भाई हिंदू सभा ने अधिवेशन किया और उसमें तय बताया गया कि भाई आप हिंदू की अलग आइडेंटिटी है और मुस्लिमों की अलग आइडेंटिटी है, दोनों के लिए देश अलग होना चाहिए, मैं यहां भी मान लेता हूं। लेकिन जो कांग्रेस जो अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला रही थी, वो सिर्फ एक अधिवेशन से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने स्वीकार कर लिया ठीक है पाकिस्तान बनना चाहिए। इतनी कमजोर थी क्या कांग्रेस उस वक्त? लीजिएगा दहर से ये जितने संघीय इतिहासकार बैठे इनको बता दूं, उस समय 42 में कांग्रेस की जितनी सरकारें थी सब बर्खास्त कर दी गई। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोग आरएसएस मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में वित्त मंत्री क्यों बने थे जब वहां पे फजलुल हक मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री बना था? ये क्यों नहीं शामिल हुए? सावरकर क्यों नहीं शामिल हुए? गलत मत बोलिए, एक तो इतिहास गलत मत बोलिए। कांग्रेस अंग्रेजों की जासूसी करने वाली पार्टी उस समय, सुनिए, पूरी पार्टी कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही थी। इस इतिहास को बोलो ना, इस इतिहास को बाहर आने दीजिए। क्यों दर्द है भाई? स्वीकार क्यों नहीं करते कि हाँ कांग्रेस की नीति बहुत देश को तोड़ी थी। कांग्रेस अंग्रेजों की गुलामी करती थी। ठीक है, बाकी मेहमान से छोटा रिएक्शन लेता हूं, बाकी मेहमान। ठीक है मालवीय जी, सिंह साहब, ठीक है संजीव जी, मैं लौट रहा हूं, मालवीय साहब मैं लौट रहा हूं। जितेंद्र वर्मा साहब, आखिर सच्चाई पढ़ाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी जो कि स्वतंत्र इकाई है, क्या दिक्कत है? जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है मुझे आवाज। जी सर, तो बताइए कि इस तथ्य में समाजवादी पार्टी क्या जोड़ना चाहती है? जो भी तथ्य सच्चाई है या उसमें कुछ मिथ्या चीजें मिश्रित हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ाने की तैयारी करे इसमें समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के सामने गलत इतिहास रखना चाहती है। भाजपा की मंशा गलत है। जिन्ना का जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था, उस सिद्धांत के 2 साल पहले, उनकी 2 नेशन थ्योरी के 2 साल पहले 1937 में अहमदाबाद के अधिवेशन में सावरकर ने 2 राष्ट्र होने का ऐलान कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने फिर से एक सम्मेलन जो हुआ उसमें भी, नागपुर में भी ये बात दोहराई थी और जिन्ना ने उसका समर्थन किया था। तो जिन्ना इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे। और अगर कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराती है तो कांग्रेस पार्टी ये बताए, कांग्रेस पार्टी का जो योगदान था देश की आजादी में, जब कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा कर रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी, उस समय तो सावरकर के नेतृत्व में बंगाल और सिंध में सरकार चल रही थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, हिंदू महासभा की। तो इन लोगों का चरित्र जैसा है ये वैसा ही दूसरे का चरित्र बनाने की कोशिश करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो मत था भारत के विभाजन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करते तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाता। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा आवश्यकता थी, जरूरी कदम था, कोई गलती नहीं थी। सरदार वल्लभ, ठीक है राजेश जी, चूंकि विंडो में भी है, राजेश जी जल्दी से जवाब दे लीजिए। सर मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी। राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा, शायद आपने म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। पीसीआर देखिए प्लीज जल्दी से। संजीव जी इस बीच क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे यहाँ सब ठीक है जी। राजेश जी कहिए। बात करना मैं तो बेकार की बात समझता हूँ। देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, देश का बंटवारा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया,
और महात्मा गांधी उसका विरोध कर रहे थे। लेडी लॉर्ड माउंटबेटन से गहरे संबंध थे जवाहरलाल नेहरू जी के, और माउंटबेटन पूरा इसमें योजना बना करके उसमें इंग्लैंड की संसद में प्रस्ताव पारित करवाया है। तो ये लोग अंग्रेजों के हिसाब से काम करने वाले लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी और एंड कंपनी जो थी। इसीलिए महात्मा गांधी नाराज होकर के चले गए थे जब तिरंगा लहराया जा रहा था दिल्ली के अंदर। उस समय दिल्ली में महात्मा गांधी नहीं थे, उनकी नाराजगी इस बात की थी कि देश को क्यों बंटवारा किया जा रहा है। नहीं सुनी उस समय महात्मा गांधी जी की भी। तो इन लोगों ने ये पाप किया, पाप घोर पाप किया, इसी की सजा कांग्रेस को मिल रही है और हमेशा मिलेगी अभी भी। ये इधर उधर की बातें करते हैं। ये बताइए 5 लाख से 30 लाख लोगों की हत्या हुई इधर से उधर जाने वाले, 5 से 30 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ उस बंटवारे में। कितनी बड़ी संख्या रही होगी देश की आबादी उस समय। उसके लिए तो कहा जाता है माउंटबेटन ने जल्दबाजी में विभाजन का फैसला लिया, उस वजह से भी ये दिक्कत हुई, ये कत्लेआम हुआ। ठीक है, उसके लिए कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। डॉक्टर पवन नाथ साहब, आखिरकार बंटवारे का दोषी कौन? MIM क्या सोचती है? धन्यवाद। बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन ये बात सत्य है कि सत्ता सर्वशक्तिमान होती है, सत्ता सर्वे सर्वा होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सत्ता है और सत्ता के आधार पर इस देश के इतिहास को बदला जा रहा है। लेकिन इस बात को भी जो है नकारा नहीं जा सकता है कि इस देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बिल्कुल सत्य है और इस सत्यता को मैं एक बिंदुवार आपको बताता हूं। कांग्रेस जिम्मेदार है इस देश में मुस्लिम लीग के गठन के लिए, कांग्रेस जिम्मेदार है इस देश में हिंदू महासभा के गठन के लिए। जब 1906 और 1907 में महासभाओं का गठन हुआ, मुस्लिम लीग, और 1907 में अनौपचारिक रूप से हिंदू महासभा का हुआ, और 1915 में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हुई ऑल इंडिया हिंदू महासभा की। तो ये सारा परिदृश्य जो है और ये सारी घटनाएं कांग्रेस के कारण हुई। और इस देश में जो पॉलिटिकल पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 1916 में हुआ जब लखनऊ पैक्ट हुआ, और लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने यह माना कि मुस्लिम लीग एक जो है पॉलिटिकल विंग है, एक पॉलिटिकल यूनिट है जो मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेटिव है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। और कांग्रेस ने यह भी माना कि 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसके आधार पर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, उसको भी माना। तो कांग्रेस तो निश्चित रूप से जिम्मेदार है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा 1937 में जो थ्योरी आई टू नेशन थ्योरी 1923 में उसका जन्म हुआ। जब सावरकर साहब लिखते हैं इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, या 1928 में जो उनकी पुस्तक आई हिंदुत्व हु इज हिंदू, उसके आधार पर 1930 में टू नेशन थ्योरी का जो है पदार्पण हो चुका था। टू नेशन थ्योरी और सेपरेट स्टेटहुड की कॉन्सेप्ट आ चुकी थी। और अगर सही से कहा जाए तो सावरकर का नाम जरूर आना चाहिए। हिंदू महासभा, RSS, जो जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन की बात कही जा रही है, इसके साथ साथ यहां पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो हिंदू महासभा और RSS है। और मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा, इस देश में जो बंटवारे के लिए 2 लोग और भी जिम्मेदार हैं, उनका नाम जिनको बढ़ाया जा रहा है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भी जिम्मेदार हैं। उनको कटघरे में मैं खड़ा करता हूं क्योंकि वो जब कभी भी जरूरत हुई तो उन्होंने अनशन नहीं किया। अनशन कब करते हैं? जब इस देश के शोषित वंचित समाज को कोई अधिकार मिलता है तो 1932 में आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, 1946 में नोवाखली के खिलाफ आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। पवन साहब दोबारा हुआ था तभी अनशन में। पवन साहब जिस मुद्दे पर हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। चाहिए था ना, मोहनदास करमचंद गांधी जिम्मेदार है इस देश के लिए। और देखिए वो राष्ट्रपिता है, उनके बारे में कुछ भी बोलना इस वक्त सही नहीं है। मैं नहीं चाहता, मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा, मैं उसे अलाउ नहीं करूंगा। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी, MIM की तरफ से कहा जा रहा है आप लोग भी जिम्मेदार है, कांग्रेस में जिम्मेदार है बंटवारे के लिए। मुझे राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं मालूम। अरे कहाँ राष्ट्रपिता का दर्जा मिल गया है भाई उनको? किसने दे दिया है? किसने दर्जा दे दिया है? भारतीय संविधान ने दर्जा दे दिया है या इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने दर्जा दे दिया? जब चाहेंगे किसी को राष्ट्रपिता कह लेंगे। राव साहब थोड़ा धैर्य रखिए ना। ठीक है, पवन साहब जल्दी से। संजीव जी की आवाज नहीं आ रही है। PCR संजीव जी की आवाज आनी चाहिए सर।
चलिए कुछ नेटवर्क इशू है, मैं संजीव साहब मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। चलिए आपकी आवाज आ रही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस के द्वारा चल रहे थे और ये लोग महात्मा गांधी पर उठा सकते। मुझे लगता है कि इनका नैतिक पतन हो चुका है। अगर देश के बंटवारे के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो जिन्ना थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और विनायक दामोदर सावरकर गोलवलकर थे। और उसके बाद क्या करते थे, क्योंकि जो लोग अंग्रेजों की गोद में खेल रहे थे उनके सामने यही विकल्प बचा हुआ था। और इस देश के लिए मुझे लगता है कि सरदार पटेल को पढ़ना चाहिए, इन्हें महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, किस तरह अंतिम समय पे आकर के देश के बंटवारे की पटकथा। ठीक है संजीव जी, मैं लौट रहा हूं के पास। हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर सिद्धार्थ मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है इस चर्चा में आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं किसी को? जी बिल्कुल, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो बार बार यह कहा जा रहा है कि आरएसएस और सावरकर इसके लिए जिम्मेदार हैं या माने जा सकते हैं, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर हम देखें इतिहास को, तो इतिहास में दो व्यक्ति ही हमें विभाजन के कट्टर विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं, जिनमें पहले स्थान पर सावरकर हैं और दूसरे स्थान पर हम लोगों के महात्मा गांधी जी हैं। सावरकर ने हमेशा यह माना कि हिंदू और मुसलमान अलग राष्ट्र नहीं है, तो इसलिए सावरकर को हम कहीं से भी राष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में नहीं देख सकते। कौन सी किताबें पढ़कर सावरकर का हमेशा से मानना था कि भारत भूमि एक राष्ट्र है और इसे धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। और सावरकर जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है उसमें भविष्य दृष्टा के रूप में सावरकर देखते हैं कि पाकिस्तान भविष्य में भारत के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। है ना, जिन्होंने जो है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, ये वही सावरकर है। इसमें सावरकर और किसी भी संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार जहां तक रही किसी व्यक्ति जिम्मेदारी तय करने का कि कौन व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार है, वह व्यक्ति केवल और केवल मोहम्मद अली जिन्ना ही दिखाई देते हैं। कौन सा इतिहास पढ़ लिया है? ठीक है जितेंद्र जी 10 सेकंड जितेंद्र जी 10 सेकंड जल्दी से जितेंद्र जी। एक बार आप पलट कर देख लीजिए। 1937 हिंदू महासभा का अधिवेशन अहमदाबाद, सबसे पहले सावरकर ने स्वीकार किया और ऐलान किया फुल राष्ट्र नेशन का। और उसके बाद 1943 को नागपुर के अधिवेशन में भी उन्होंने ऐलान किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो एनसीईआरटी की तरफ से यह तैयारी है, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि बंटवारे के लिए 3 व्यक्ति जिम्मेदार थे, माउंटबेटन, जिन्ना और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और इस मॉड्यूल को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट है और बीजेपी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।